हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश एकेडमी। तो चलिए आज एक बार फिर से हम प्रोज सेक्शन का टॉपिक लेकर के आ गए। जो भी विद्यार्थी 2024 के एग्जाम में बैठना चाहते हैं और चाहते हैं कि 95 प्लस मार्क्स लाया जाए, तो इस वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। इससे पहले हम डे 1, डे 2 और डे 3 ये तीनों डे का वीडियो अपलोडेड कर दिए हैं, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो 2024 के एग्जाम में चाहते हैं कि एकदम अच्छा मार्क्स ला सके, ठीक है, तो आप 100 मार्क्स के जो आपका इंग्लिश है, कितना मार्क्स का है, 100 मार्क्स का इंग्लिश है, पक्का है कि 95 प्लस आप स्कोरिंग कर लोगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें हम क्या चीज़ का बात करेंगे, तो इसमें हम कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस की बात करेंगे, 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये लास्ट डे है, ठीक है, मतलब डे 1, डे 2 और डे 3 का वीडियो जो है अपलोडेड है। और आज हम डे 4 लेकर के आ गए हैं, और वो भी आपका प्रोज सेक्शन। ठीक है, प्रोज सेक्शन। इसके बाद हम पोएट्री स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिए और आप एग्जाम में बेफिक्र होकर के बैठिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिए, प्रारंभ से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हमें समझाना है और एक एक क्वेश्चन को बेहतर ढंग से आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि पर डे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी स्टडी कर सके। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, एक एक बातों को हम बताने का काम करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक एक बातों को मैं बेहतर ढंग से बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रोज सेक्शन को मैं लेकर के चल रहा हूं, और इससे पहले पार्ट 1, डे 1, डे 2 और डे 3 का वीडियो अपलोडेड है। ये डे 4 है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रोज डे 4। ठीक है, चौथा डे का हम बात कर रहे हैं, और आप लोग अच्छे से स्टडी कर लो। ठीक है, आपको फाइनल एग्जाम में किसी प्रकार के कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग लाइक दैट विथ कार्ड्स। उस लड़का के बारे में बातचीत हो रहा है, जो लड़का अपना समय को व्यर्थ बिता रहा था। इस लड़का का नाम क्या था, सिवेई। लड़का का नाम क्या था, सिवेई। ये बातचीत उस समय कर रहा है कि फैंसी अ लैड, कितना फैंसी लड़का है, कितना अजीब टाइप का लड़का है, अपना समय को स्पेंडिंग कर रहा है, अपना समय को बिता रहा है, प्लेइंग मतलब खेल करके, क्या चीज के, दैट विथ गार्ड, उस प्रकार के गार्ड्स यानी उस प्रकार के कद्दू के साथ खेल करके अपना समय बिता रहा है। देखिए ये बातचीत उस समय होता है जब सिवेई के पिताजी के साथ, सिवेई के पिताजी के दोस्त जो हैं वो आते हैं इनके घर, और दोनों के बीच बातचीत होता है। यानी सिवेई के पिताजी और सिवेई के पिताजी के जो दोस्त जो कि बुलाने पर आए थे, उनके साथ बातचीत होता रहता है। तो वही उनके पिताजी के, सिवेई के पिताजी के दोस्त जो है ना, उनका नज़र सीधा इस लड़का पर पड़ता है। किसके पर, सिवेई के ऊपर पड़ता है। और ये लड़का क्या कर रहा था, अपने गार्ड्स को इकट्ठा करके और उसमें छिद्र वगैरह कर रहा था। तो उन्होंने इस बात को बोला कि ये किस प्रकार के लड़का है, बताइए, अपना समय को व्यर्थ बिता रहा है इस प्रकार के गार्ड्स में। ठीक है, हालांकि बाद में उन लोग दोनों उसी प्रकार के गार्ड के बारे में बातचीत करते हैं। कहते हैं कि पिछला पिछला जो एग्रीकल्चर शो हुआ था, याद कीजिए, इसी प्रकार के गार्ड था, वो कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन ऑन स्पॉट उस लड़का को देख करके जो है ना, पिताजी के दोस्त भी उस पर कमेंट करते हैं। तो वही कह रहा है कि कितना फैंसी है लड़का, अपना समय व्यर्थ बिता रहा है उस गार्ड के साथ खेलने में। ठीक है, तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, ई लाइन है, ई लाइन कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा द आर्टिस्ट से। द आर्टिस्ट, जिसको शिगा नोया लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं शिगा नोया, जापान के रहने वाले हैं। तो जरूर आप इस चीज़ को याद रखिएगा, द आर्टिस्ट। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब आस्क क्वेश्चन है, सब पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग स्टडी कर लीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि बर्ट्रांड रसेल बिलोंग्स टू, बर्ट्रांड रसेल जिन्होंने आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को लिखा है, वो बिलोंग करते थे, मतलब कहाँ के रहने वाले थे, वो निवास कहाँ से करते थे, किस कंट्री के रहने वाले थे। याद रखिएगा ब्रिटेन। एक चीज याद रखिए, अगर ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं है तो इंग्लैंड भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं है तो इंग्लैंड भी ऑप्शन में रह सकता है। ठीक है, तो आप इंग्लैंड या ब्रिटेन जो है ना, आप उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि हाउ मेनी हेन्स वर
एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, कितने मुर्गियां बेंजी के द्वारा प्रारंभ में रखा गया था। मतलब प्रारंभ में जब बेंजी अपना पेशा को स्टार्ट किया था, देखिए बेंजी का नाम जो है द अर्थ चैप्टर जो है उसमें आया है, और ये लड़का प्रारंभ में स्लो विटेड रहता है, ठीक है। माता पिता ने मिल करके इसका पेशा को बढ़ाया, बिजनेस को, जो कि इसका मुर्गी का बिजनेस था, और ये लड़का जो है धीरे धीरे अंडों को बेचता हुआ बहुत आगे बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट, कितने बेंजी के पास थे प्रारंभ में मुर्गियां, कितने मुर्गियों को प्रारंभ में बेंजी रखता था, या उसके पास कितने मुर्गियां थे। याद रखिएगा अबाउट अ दर्जन, लगभग 1 दर्जन, यानी अगर 1 दर्जन, दर्जन में ऑप्शन दिया है तो आप अबाउट अ दर्जन कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे आप याद रखिएगा 10 से 12 मुर्गियों का जिक्र हुआ है आपका बुक में, ठीक है। तो 10 से 12 अगर ऑप्शन में मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं तो अबाउट अ दर्जन मिलेगा वो भी सही है, उसको आप लोग टिक आउट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं पश्चिमी देशों को मैं थैंकफुल यानी धन्यवाद देता हूँ, फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैं पश्चिमी देशों को धन्यवाद देता हूं कि उनमें से बहुत में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों ने हमने लर्न किया है, यानी कि हमने सीखा है, लर्न किया है, वेस्टर्न यानी पश्चिमी जो साहित्य है उससे मैंने सीखा। देखिए ये बात जो है महात्मा गांधी कहते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में उन्होंने बताया है कि देखो मैं पश्चिमी देश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसके बारे में कहते हैं कि देखो मैं तुमसे नफरत नहीं कर रहा हूँ, बट एक बात तो जरूर है कि तुमसे मैंने चीज़ों को सीखा है। और क्या सीखा? सीखा यही कि अगर हम तुम्हारी नकल करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, यही मैंने सीखा है, तुम लोगों ने बहुत कुछ सिखा दिया। ऐसा क्यों कहते हैं महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी ऐसा इसलिए कहते हैं कि महात्मा गांधी को पता है कि पश्चिमी देश की जो सभ्यता है वो उनके लिए सूटेबल हो सकता है, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की पहनावा, वहाँ की खान पान, ये सब उनके लिए सूटेबल हो सकता है, लेकिन भारत के लिए सूटेबल नहीं है। भारत से लोग कुछ सीखे तो भारत जो है अपनी सभ्यता को बरकरार रखा है, अपनी संस्कृति को बरकरार रखा है, और इसको कहीं से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने पश्चिमी करा कि मैं थैंकफुल करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ पश्चिमी देशों को, मेनी अ थिंग आई हैव लर्न, कि बहुतों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ था उसको मैंने सीखा है। कहाँ से? फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो पश्चिमी साहित्य है उससे मैंने सीखा। मैंने यही सीखा कि अगर हम भी तुम्हारे ही जैसा किसी अन्य कंट्री से नकल किए होते तो आज हमारा भी सभ्यता बर्बाद हो जाता, नष्ट हो जाता। यही चीज़ों को मैं तुमसे सीखा हूँ, इसलिए मैंने तुमको धन्यवाद दिया, ये महात्मा गांधी कहते हैं। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, ई लाइन लिया गया है कहाँ से? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया ये लाइन है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द पास्ट इज नॉट डेड, जो पास्ट है यानी जो बीत गए, ठीक है, वो डेड नहीं हुए हैं, मतलब वो खत्म नहीं हुआ है। द पास्ट इज नॉट डेड, जो पास्ट है वो डेड नहीं हुआ है। एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, जो पास्ट हमारी सभ्यता है वो खत्म नहीं हुई है, बर्बाद नहीं हुआ है। इट इज अलाइव, यह जिंदा है, और डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। पहले आप ये समझिए, इस बात को डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं। तब जब 1967 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन जब शपथ लिए थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में, तो उन्होंने जब अपना स्पीच दिया था तो उन्हीं स्पीच में इन्होंने बताया था कि देखो हमारी पास्ट जो बीत गई है चीज़ें, उसको हमें बरकरार रखना है, उसे हमें भूलना नहीं है, ठीक है। वो अभी जिंदा है और वो डायनेमिक है यानी गतिशील है, मतलब पुरानी सभ्यता को हम लोग बरकरार रखे हैं, वो मरा नहीं है, वो बर्बाद नहीं हुआ है। तो कह रहा है कि इज टेकन फ्रॉम, ई लाइन टेकन किया गया है, मतलब लिया गया है कहाँ से? भारत इज माई होम से। भारत इज माई होम को कौन लिखे हैं? याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। भारत इज माई होम को कौन लिखे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक चीज और आप याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ना, ये भारत इज माई होम जो है इसके बारे में आप याद रखिएगा, ये एक स्पीच है, ठीक है। ये क्या है? एक भाषण है, ठीक है। तो इसी स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है इन चीज़ों को जिक्र करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द मदर ऑफ द नरेटर, जो नरेटर की माँ थी, यानी कि जो लेखक की माँ थी, है ना, वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, काफ़ी जो है ना उसको विश्वास था
दैट कि नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, कि नानू काका आसानी से एबल हो जाएंगे, यानी कि योग्य हो जाएंगे मैनेज करने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए, किससे? मंत्रियों से। क्योंकि नानू काका जो थे, देखिए ये जो लाइन है ये लिया गया है, हम आपको बता दें कि अपीन चौपसनब से, जिसको कि मनोहर माल गोनकर अपने मामा का चरित्र चित्रण किए हैं। मामा का नाम था नानू काका, नानू काका के ऊपर ही पूरा ये कहानी है। और नानू काका के बारे में ये बताया गया है कि नानू काका भले ही सिंपल वेशभूषा में रहने वाले व्यक्ति, लेकिन भाई बड़ा चतुर आदमी थे। तो वो क्या करते थे? झूठ बहुत ज़्यादा बोलते थे, और झूठ ऐसा कि अच्छे अच्छे मंत्रियों को उन्होंने अपनी फेवर में कर लिया है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो माँ थी, जब नानू काका आ रहे थे अपने घर से दिल्ली में नरेटर के पास, नरेटर यानी वही कौन? मनोहर माल गोनकर, याद रखिएगा, मनोहर माल गोनकर, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, मनोहर माल गोनकर के लिए यहाँ पर नरेटर वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि वही इसका लेखक थे। तो नरेटर जो होता है वो लेखक के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है। तो माँ अच्छी तरह से जानती थी, मनोहर माल गोनकर के माँ यानी नानू काका की जो बहन थी, वो अच्छी तरह से जानती थी कि हमारे जो भाई हैं वो अच्छे तरीका से एबल हो जाएंगे, यानी योग्य हो जाएंगे मैनेज करने के लिए, मंत्रियों से मिलने के लिए, अच्छे से मिल लेंगे, क्योंकि भाई वो उतना चतुर हैं, अच्छे से जानती थी उनकी माँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो हाँ, तो एक चीज़ और, मिनिस्टर, तो कह रहा है कि वेन एवर ही वांटेड, जहाँ कहीं भी, जब कभी भी वो चाहेंगे, वो आराम से जा करके मंत्रियों से मिल लेंगे। ऐसा विश्वास था किनको? मनोहर माल गोनकर की माँ को और नानू काका के बहन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार, लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ, हम लोग को अब नहीं रहना है घाटी में। कैसी घाटी में? तो वैसी घाटी जो डिस्पेयर की घाटी है। डिस्पेयर के मतलब होता है निराशा, है कि हमें निराशा की घाटी में नहीं रहना है। क्योंकि जितने भी निग्रो जाति के लोग थे उस सबको उन्होंने मोटिवेट किया था और बताया था कि देखो अब हम लोग ऐसी घाटी में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं जो डिस्पेयर की घाटी है, यानी निराशा की घाटी है। अब हम लोग को यहाँ से निकलना है, हम लोग को यहाँ से आगे बढ़ना है। तो वही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार, लेट अस नोट वैलो इन द वैली ऑफ, अब हम लोग को नहीं ठहरना है, नहीं रुकना है, नहीं बसना है। कैसी घाटी में? वैली मतलब घाटी होता है, पहाड़ी इलाका होता है। अब हम लोग को ऐसी पहाड़ियों में नहीं रहना है, ऐसी घाटी में नहीं रहना है जो डिस्पेयर की घाटी है, यानी जो निराशा की घाटी है। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इन सभी बातों को बेहतर ढंग से बताते हैं। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ही हैड द लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन, उसके पास लुक था, उसके पास बाहरी दिखावा था, ए सिंपल हार्टेड मैन मतलब एक साधारण वेशभूषा वाला आदमी दिखता था, एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन, और साधारण दिमाग का भी दिखता था। इज फ्रॉम, लाइन लिया गया है कहाँ से? द अर्थ से। बताइए ये वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है? कह रहा है कि उसके पास लुक जो था एकदम सिंपल था, सिंपल हार्टेड लगता था, एकदम दयालु दिल का इंसान लगता था, एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन, और साधारण दिमाग के भी व्यक्ति लगता था। ठीक है, एज वेल एज का मतलब होता है के साथ, मतलब सिंपल हार्टेड के साथ साथ वो सिंपल माइंडेड मैन भी लगता था। ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? तो ये यूज किया जा रहा है बेंजी के लिए। बेंजी के नाम आप लोग जानते हैं, जो कि द अर्थ चैप्टर में इसका जिक्र हुआ है। तो कह रहा है कि लाइन लिया गया है कहाँ से? द अर्थ से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, पियरलेस बक इज द राइटर ऑफ, पियरलेस बक जो हैं वो राइटर हैं। पियरलेस बक जो है वो राइटर है, मतलब इनका एक रचना है जिसका नाम है कम माई बिलव्ड। पियरलेस बक हैं कौन? पियरलेस बक है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज के लेखिका हैं। ठीक है, उनका जन्म अमेरिका में हुआ था और बाद में वो चाइना में चली जाती है, उनका पढ़ाई लिखाई चाइनीज यूनिवर्सिटी में ही होता है। ठीक है, तो वो इंडिया में आती है, इंडिया के कल्चर को जानती है, इंडिया के लोगों से मिलती है, दो प्रकार के लोगों से मिलती है, एक इंटेलेक्चुअल्स और दूसरे पिजान। इंटेलेक्चुअल जो शहर में रहते थे, पिजान जो गांव में रहते थे। तो कम माई बिलव्ड जो है ना, इंडिया के ऊपर ही लिखा गया एक बुक है। ध्यान दीजिएगा, कम माई बिलव्ड जो है इंडिया के ऊपर ही लिखी है कौन? पियरलेस बक, क्योंकि उस प्रारंभ से ही बताई है कि हमें इंडिया से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, बचपन से ही उनका लगाव था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, कह रहा है कि द नेम ऑफ द लोमोव्स डॉग, लोमोव के कुत्ता के नाम है, लोमोव के कुत्ता के नाम है क्या? गेस, याद रखिएगा। लोमोव कौन है? लोमोव है मैरिज प्रपोजल
में एक किराएदार का रोल करता है और ये जो है एक पड़ोसी है किसका, नटालिया और चुबुको का। नटालिया कौन है? नटालिया एक 25 वर्ष की लड़की है और उसके पिताजी का नाम है चुबुको। ठीक है, तो लोमोव के कुत्ता का नाम क्या है? गेस। याद रखिएगा, लोमोव के कुत्ता के नाम क्या है? गेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि नानू काका स्टूड इन द डोरवे। नानू काका खड़े थे दरवाजे पर ऑफ अ क्लास कैरेज। मतलब नानू काका जो थे वो 11वीं श्रेणी के कक्ष का जो दरवाजा था वहां पे खड़े थे। तो याद रखिएगा, सेकेंड, द्वितीय कक्ष की जो दरवाजा थी ट्रेन का, वहां पे नानू काका खड़े थे और मनोहर माल गोनकर अपने कार में बैठ करके उन्हें इंतजार कर रहे थे, उन्हें देख रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, कह रहा है कि मनोहर माल गोनकर बिलोंग्स टू। मनोहर माल गोनकर रहने वाले हैं, निवास करते हैं, संबंधित हैं कहाँ से? इंडिया के। इंडिया के ही रहने वाले हैं। कौन? मनोहर माल गोनकर, जिन्होंने अपने मामा का चरित्र चित्रण बहुत ही अच्छे ढंग से किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि बर्ट्रांड रसेल वाज अ ब्रिटिश। बर्ट्रांड रसेल एक ब्रिटिश थे। ब्रिटिश वही मैंने बताया, इंग्लैंड के रहने वाले थे या ब्रिटेन भी ऑप्शन में हो सकता है। तो क्या थे? फिलोसोफर थे। फिलोसोफर के मतलब होता है दार्शनिक। बर्ट्रांड रसेल, जिन्होंने आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को लिखे हैं, वो ब्रिटिश क्या थे? तो ब्रिटिश फिलोसोफर थे। ठीक है, दार्शनिक थे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, द नेक्स्ट डे, अगला दिन, द टीचर गेव सेवेज कॉन्फिस्केटेड गार्ड। अगला दिन जो टीचर थे वो दे दिए थे। ठीक है, तो कह रहा है कि द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेवेज कॉन्फिस्केटेड गार्ड। अगला दिन मतलब ये लड़का जो है 5 इंच का गार्ड लेकर के, जो कि एक बुढ़ी औरत से खरीदा था। ठीक है, 10 सेन में खरीदा था। तो ये लड़का लेकर के चला जाता है स्कूल में, और स्कूल में जब टीचर साहब इथिक्स पढ़ा रहे थे तो उसी समय ये लड़का क्या कर रहा था? अपना गार्ड में बिजी था, उसमें पॉलिश कर रहा था, उसका छिद्र कर रहा था। तो शिक्षक साहब का अचानक नज़र जब उस लड़का पर पड़ता है तो उसके द्वारा उनके द्वारा गार्ड को स्नेच कर लिया जाता है, कॉन्फिस्केटेड कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है गार्ड को, टू एन ओल्ड पोर्टर, और दे देते हैं ओल्ड पोर्टर को। पोर्टर यानी कि उस स्कूल के जो चपरासी था उसको अगला दिन शिक्षक साहब दे दिए थे, जिसको कि कॉन्फिस्केटेड किए थे, जिसको कि जब्त किए थे। किसको से? सेवई जो लड़का था उससे। हु वर्कड इन द स्कूल, जो काम करता था स्कूल में, यानी जो पोर्टर था वो काम करता था वही स्कूल में। और अगला दिन शिक्षक साहब उस गार्ड को जो कॉन्फिस्केटेड किए थे, जो जब्त किए थे, वो लड़का से छीन लिए थे, उसको अगला दिन जो है वो उन्होंने क्या किया था? उस गार्ड को उस स्कूल के पोर्टर को दे दिए थे, चपरासी को दे दिए थे। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, ये लाइन है कहाँ से? है द आर्टिस्ट से। ठीक है, आर्टिस्ट चैप्टर से इस लाइन को उठाया गया है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। किस राष्ट्र को कहा जा गया है द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, पुराने लोगों का युवा स्टेट, युवा राज्य, किस कंट्री को कहा गया? तो याद रखिएगा, इंडिया को। ठीक है, ये महात्मा गांधी बात करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में चीज़ों को बताए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, द स्टेट ऑफ इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट। स्टेट है यानी राज्य है जो स्वेल्टरिंग कर रहा है, पसीना बहा रहा है, कहाँ? गर्मी में, काफ़ी ज़्यादा गर्मियों का सहन कर रहा है ना। ऑफ इनजस्टिस, क्या चीज़ का गर्मी? अन्याय की गर्मी, एंड ऑपरेशन, और तंगी की गर्मी में झेल रहा है, जल रहा है। ठीक है, विल ट्रांसफॉर्म इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, और हम लोग को यहाँ से ट्रांसफॉर्म होना है, मतलब यहाँ से आगे बढ़ जाना है, इस प्रकार की गर्मियों में नहीं रहना है। ठीक है, ओएसिस मतलब मरुस्थल, आज़ादी के मरुस्थल में हमें अब पहुँचना है, जो कि न्याय का मरुस्थल होगा। तो कह रहा है कि स्टेट ऑफ, कौन सी स्टेट की बात कर रहा है? जो पसीना बहा रहा है, अन्याय और गर्मी में और तंगी से झेल रहा है, वहाँ के लोग झेल रहे हैं। ट्रांसफॉर्म इनटू, उसे ट्रांसफॉर्म कर देना है, मतलब उसका स्थान जो है परिवर्तन हमें कर देना है। ठीक है, उसका स्थान हमें परिवर्तन कर देना है। अब हम लोग को इस घाटी में नहीं जीना है, इस प्रकार की गर्मी को नहीं झेलना है। ठीक है, और वो आज़ादी जिसकी तरफ हम लोग जाएंगे वो फ्रीडम एंड जस्टिस, उन न्याय और आज़ादी का ओएसिस होगा, मरुस्थल होगा। ठीक है, तो कौन सी स्टेट है जो अमेरिका में जो कि स्वेल्टिंग कर रहा है? तो याद रखिएगा, मिसिसिपी। मिसिसिपी के बारे में आप याद रखिएगा, ये डिजर्ट स्टेट है। कैसा स्टेट है? डिजर्ट स्टेट, मरुस्थल राज्य है। कहाँ? अमेरिका का। ठीक है, तो ये कह रहा है कि
कैसा कौन स्टेट, तो मिसिसिपी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कह रहा है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर। कह रहा है कि इन सबों के बावजूद हमारे पूर्वज लोग डिसाइडेड किए थे। डिसाइडेड का मतलब होता है मना करना, रोकना। हम लोगों को मना किए थे, है ना, फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर मतलब आनंद भोग विलास से हम लोगों को दूर रहने के लिए बताए थे। कौन? हमारे पूर्वज लोग। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, ई लाइन है कहाँ से है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया ये लाइन है, जिसमें महात्मा गांधी इन चीज़ों को जिक्र करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, अभी लगातार बढ़ रहा है, एट अ रेदर फास्ट पेस, तेज गति से बढ़ रहा है। परिवार बड़ा है और दिन पर दिन बड़ा ही होते जा रहा है, फास्ट पेस से यानी तेज गति से। तो कह रहा है कि लाइन है कहाँ से है? तो भारत इज माई होम से, जिसको कि कौन लिखे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। कौन लिखे हैं इसको? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मैंने पहले भी बताया कि ये एक स्पीच है। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब बात करते हैं चीज़ों को तो वो बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। द नरेटर्स इन अ पिंच ऑफ स्नफ, जो अ पिंच ऑफ स्नफ में जो नरेटर हैं, नरेटर यानी कि जो लेखक हैं ना, इज ए या एन, वो हैं ऑन प्रोबेशन, मतलब अपने पेशा से क्या है वो? तो अंडर सेक्रेटरी हैं। अंडर सेक्रेटरी याद रखिएगा, मनोहर माल गोनकर की बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? मनोहर माल गोनकर का। ध्यान दीजिएगा, मनोहर माल गोनकर पेशे से क्या थे? तो याद रखिएगा अंडर सेक्रेटरी थे। ये मंत्रियों के बीच में रहते थे और मंत्रियों के बीच में ही इनका काम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा और लास्ट क्वेश्चन है, द बुक, जो बुक है कम माई बिलव्ड, जो बुक है कम माई बिलव्ड हैज बैकग्राउंड, वो पृष्ठभूमि के ऊपर है। किसके पृष्ठभूमि के ऊपर है? जो कम माई बिलव्ड लिखी है, याद रखिएगा कम माई बिलव्ड जो है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, जिसको पियरलेस बक लिखी है। पियरलेस बक भारत के ऊपर एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम क्या है? कम माई बिलव्ड। तो ये किसके ऊपर है? किसका पृष्ठभूमि के ऊपर ये किताब लिखा गया है? तो याद रखिएगा इंडिया के ऊपर। ठीक है, आशा करते हैं पूरा वीडियोज आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऐसे ही वीडियोज हम हमेशा लेकर के आते रहेंगे और एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता है तब तक हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।